हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताने वाले हैं। हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। पेपर 3 की क्लास भी अभी हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है एंड पेपर 4 में मैथ्स के इम्पॉर्टेंट MCQs हमने अपलोड कर दिए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट अपने इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन पे, जहां हम पेपर 4 में स्टैट्स का डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं बेटा, आपके दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है, नो डाउट आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी रिलेवेंट है, बट दिसंबर 2020 के लिए एक ओवरऑल क्या पैटर्न आना है ऑनलाइन एग्जाम में, यहाँ से आपको वो आइडिया मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का हमने 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। मैथ्स में 20 क्वेश्चंस थे और स्टैट्स के 30 क्वेश्चंस, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो यहाँ हमने मेंशन भी किया है कि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर 4B से रिलेटेड है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स से। तो पेपर में भी हमारे पास 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो सेम पैटर्न पे ही एग्जाम में क्वेश्चन कवर करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज, ये 8 ऑब्जर्वेशन दिया है और इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो देखो जो सिंपल फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का वो क्या है, n अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 से ले करके जहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू दी है। क्लियर। अब आप पूछोगे मैम ये n क्या है, तो भाई n मतलब जितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पे लिखोगे। देखो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें पर्टिकुलरली, तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है बेटा, 8 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16। ये जो 8 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वही हमने अंडर रूट में लिखे हैं। क्लियर। अब देखो करेंगे क्या, ये सारी वैल्यूज़ अगर देखें तो सब 2 के पावर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 8 का क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, यही होता है बेटा। तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई फिर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 एंड 16 कितने टाइम्स आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, दैट इज 2 का पावर 4। क्लियर है। तो ये सब अंडर रूट में है बेटा, ये सारी वैल्यू किस में है, अंडर रूट में। इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा कि जब बेस सेम होता है तो उस केस में पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पावर में देखो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 16। क्लियर। अब ये वैल्यू याद रखना, अब इसको हम एक्सपैंड करके बताते हैं। तो देखो फाइनली मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मीन आया वो आया 8 अंडर रूट 2 टू द पावर 16, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 टू द पावर 16 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये अंडर रूट 8 है ना, तो हमने क्या किया 1/8 लिख दिया। अब 2 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई 1/8 है पावर, तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, बैलेंस क्या बचा, 2 का पावर स्क्वायर, दैट इज 2 2 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी। क्लियर। देखो हमने इसको पूरा सॉल्व करना भी इसलिए बताया सो दैट एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोग अप्लाई कर लेते हो बट जब सॉल्व करने की बारी आती है तो वहाँ आप सब गड़बड़ कर देते हो। तो ये सोल्यूशन होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10 द अरिथमेटिक मीन विल बी। आप देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड हों, चाहे वो डिस्पर्शन से रिलेटेड हो, कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कोरिलेशन की एंड रिग्रेशन की, तो उसकी स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन हमने ऑलरेडी किए हैं, क्लासेस भी अपलोड कर दी थी, और वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो पूरी प्रॉपर्टी का डिस्कशन हमने किया है। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन का आप लोग खुद देख लेना, बट यहाँ हम एक बता दें कि सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें मीन, मीडियन एंड मोड, तो तीनों की ही प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन की एक प्रॉपर्टी थी जहाँ पे ये बोलता है मीन में, वैसे तो 4 प्रॉपर्टी क्या थी हम बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम समेशन निकालें किसका, मीन का,
हर एक ऑब्जर्वेशन से, दैट इज डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोग डेविएशन निकालें फ्रॉम मीन, डिफरेंस मीन से निकालें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, उसका समेशन करने पे 0। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि लेट्स से आपने मीन की कोई वैल्यू निकाली है 10 और आगे ये चीज़ बोला है कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमने ऐड किया है 2, तो नो डाउट आपको दोबारा से न्यू मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ाया गया है तो आपका जो पुराना मीन वैल्यू था वो भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका न्यू मीन कितना आ जाएगा बेटा, 12। मतलब डायरेक्टली आपको बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्टली आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपनी मीन को इंक्रीज कर सकते हो। वैसे एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से माइनस करो तो आपका जो ओल्ड मीन था वो भी क्या होगा, 2 से डिक्रीज हो जाएगा, तो 10 - 2 दैट इज 8। सेम अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हम न्यू मीन कैसे निकाल सकते हैं, सीधे ओल्ड मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड डिवीजन के लिए था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने डिवाइड किया है 2 से तो जो हमारा ओल्ड मीन था उसको हम सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा न्यू मीन आ जाएगा। क्लियर, हमने यहाँ मीन की, दैट इज अरिथमेटिक मीन की 5 ही प्रॉपर्टीज़ थी और पांचों प्रॉपर्टीज़ डील कर ली है। तो देखो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10, हर ऑब्जर्वेशन को हम 10 से बढ़ा रहे हैं तो नो डाउट हमारी अरिथमेटिक मीन की जो भी वैल्यू होगी, जो भी हमारा ओल्ड मीन होगा, हम उसको भी क्या करेंगे बेटा, 10 से बढ़ा देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज बाय 10, दैट इज डी। नेक्स्ट, the two regression lines are given by this and this. The coefficient of correlation between x and y is, ये सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन कराया था जब हमने इंस्टीट्यूट की मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, बट स्टिल हम बता देते हैं। देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने बोला है मतलब r, और इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट bxy इंटू byx, दैट इज रिग्रेशन के कोएफिशिएंट का ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्लियर, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, bxy निकाल सकते हैं। कैसे, देखो x इज इक्वल टू 0.45y माइनस 2.5 दिया है और हमने ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे ये जो है किसको डिनोट करता है, इससे तो कोई मतलब होता नहीं है, ये किसको डिनोट करता है बेटा, bxy को। तो सीधे सीधे bxy क्या हो गया 0.45 और byx क्या हो गया 0.87। क्लियर, अगर ये ना समझ में आए कि ये क्यों हमने कट किया है तो प्लीज़ आप इसकी जो स्टडी मैट की हमने सारे क्वेश्चंस अपलोड किए रिग्रेशन कोरिलेशन के, वो ज़रूर देख लेना क्योंकि वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 0.45 मतलब ये bxy और ये byx मल्टीप्लाई 0.87, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो उसको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6256। तो 5-6 की जगह हम लोग क्या ले लें 5-7, राउंड ऑफ कर लें। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर दिया है 0.6257। और देखो ये bxy भी पॉजिटिव है, byx भी पॉजिटिव है, तो नो डाउट r भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी थी। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू b इज 0.6, then the probability of at least one of the events A and B will occur is, अब देखो सिर्फ एक इवेंट की बात पूछा है ना, तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करें 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6, हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, A 0.9। क्लियर, नेक्स्ट, इफ Q1 is 62, Q3 is 86 and the coefficient of skewness is 0.5, the median is, अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी किसका, बाउले का। तो स्क्यूनेस ऑफ बाउले अगर निकालेंगे बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m दैट इज मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, ये गिवन है, Q3 भी गिवन है, Q1 भी गिवन है, बस इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन। तो ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू Q3 गिवन है 86, Q1 गिवन है 62 और 2 मीडियन को अभी हमने m ही रखा है। फिर Q3 दिया है 86 माइनस 62
जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास मीडियन की जो वैल्यू आएगी, पहले तो इसको माइनस करके आप क्या करो 0.5 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 148 माइनस 2m। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे मीडियन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है D68। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा D68। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 10 numbers is m. If 5 is added to each number, mean becomes 12.5. The total of the original number is। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना बेटा कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा मीन भी कितने से बढ़ जाएगा, सेम नंबर से। क्लियर। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास बोला है कि जो मीन है वो कितना है, m है। कितने नंबर्स का, 10 नंबर्स का। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। अब आगे कह रहा है कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, 12.5। इसका मतलब अगर हमारा न्यू मीन 12.5 है बेटा तो ओल्ड कितना रहा होगा, सीधे सीधे अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो मेरे पास ओल्ड मीन आ जाएगा, आएगा ना। ये क्लियर है ना, क्योंकि अगर हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड हुआ है इसका मतलब ओल्ड मीन में भी 5 ऐड हुआ होगा, तभी तो न्यू मीन आया है। यहाँ पे m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 7.5। क्लियर। अब देखो अगर मेरे पास m 7.5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी गिवन है 10, तो समेशन x निकाल सकते हैं। कैसे, मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। मीन कितना है 7.5, दैट इज m, और समेशन x नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय n कितना दिया है 10। देयरफॉर समेशन x कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10, और हम कह सकते हैं 75। हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज, तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा 75, दैट इज डी। क्लियर है। नेक्स्ट, देयर आर 2 आइडेंटिकल अर्न्स। First urn contains 2 red and 3 white balls and the second urn contains 4 red and 6 white balls. An urn is chosen at random and a ball is randomly drawn from it. मतलब एक बॉल हमने ड्रॉ की। If the ball is red, ये कौन सी बॉल है, रेड, find the probability that it is chosen from the first urn। मतलब हमें ये देखना है कि वो पहले में से ड्रॉ किया गया हो। तो सिंपली हम लोग यहाँ कौन सा थ्योरम लगाएंगे बेटा, बेस थ्योरम अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब फर्स्ट अर्न को हम U1 लेंगे जैसा लेते हैं, और सेकंड अर्न को हम U2 लेंगे। क्लियर है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 कितनी है, क्योंकि एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और हमारे पास अर्न कितने हैं, 2 अर्न है। तो फर्स्ट में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, और सेकंड में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। ये तो क्लियर है क्योंकि 2 अर्न है, यहाँ पे हमने अर्न की प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा, अब इसके बाद देखो जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेड आने की, किस में से, फर्स्ट अर्न में से, वो कितनी है बेटा, 2 रेड और 3 वाइट बॉल है, मतलब 2 बार आने के चांसेस हैं टोटल 5 में से। क्लियर। 2 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है, 5। वैसे ही अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें रेड आने की किस में से, अर्न 2 से, तो 4 + 6, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4 है और टोटल बॉल्स कितनी है, 10। क्लियर। बस मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखो फॉर्मूला हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी अर्न 1 डिवाइडेड बाय रेड। हमसे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द बॉल इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ चूजन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, कि ये जो रेड बॉल है ये कहाँ से आई है, अर्न 1 से। तो सिंपली फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी अर्न 1 इंटू प्रोबेबिलिटी रेड डिवाइडेड बाय अर्न 1 होल डिवाइडेड बाय probability earned 1 multiply probability red divided by earned 1 प्लस, ये तो एक साथ है, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, probability of earned 2 multiply probability of red earned 2। सबकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू भी हाफ है, और इसकी भी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी। तो देखो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 multiply 2/5 whole divided by 1/2 multiply 2/5 plus 1/2 multiply 4/10। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, और ये 2, ये 5, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5।
इज इक्वल टू 1/5। यहाँ देखो 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ये 5 कट जाएगा बेटा, वैल्यू कितनी बचेगी 1/2 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 1/2। क्लियर है, सीधे बेस थ्योरम लगाया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज फाउंड टू बी 0, देन विच वन इज ट्रू। वेरियंस मतलब ये हुआ ना, इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका अंडर रूट अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, 50% ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव, एंड ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं, अनइक्वल और इक्वल से ही मतलब है। तो हम पहले इक्वल चेक करते हैं, फिर अनइक्वल चेक करते हैं। अब देखो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबको निकालने आता ही है। यहाँ पे देखो अजम्पशन ही लेना है, तो आप कुछ भी अजम्पशन ले सकते हो। हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 1 2 3। क्लियर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो x की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर निकाल लें, 1 4 9 सब हमारे अजम्पशन पे है। ये 6 आ रही है, 14 आ रहा है। बस ये वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर दें बेटा, यहाँ पुट करें, करो। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस समेशन एक्स हमने निकाला 6 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट 14/3 ये हो जाएगा 2, तो 4। बस अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी बेटा आएगी 0.816। ठीक है, जब अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इतनी आ रही है तो नो डाउट वेरिएंस की वैल्यू, मतलब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। देखो अब क्वेश्चन में कह रहा था कि वेरिएंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। इसका मतलब जब सारा ऑब्जर्वेशंस हम अनइक्वल रखेंगे तो क्या वेरिएंस की वैल्यू 0 आ सकती है, नहीं आ सकती। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। लेट्स से हमारे पास x की वैल्यू दी है 1 1 1। क्लियर, अब x स्क्वायर निकाल लो, 1 1 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ब्रैकेट में क्या था 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि समेशन एक्स पे कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1। अब देखो अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ रही है 0, इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 0। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो वेरिएंस भी कितना आएगा बेटा 0। इसका मतलब अगर हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को इक्वल रखा तो हमारे पास वेरिएंस कितना आएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, दैट इज 2। क्लियर है। नेक्स्ट, द AM and HM of the regression coefficient are 1 and 0.75. The correlation coefficient is, तो देखो अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें बेटा, वो भी किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो इसका मतलब BXY प्लस BYX डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 बोल रहा है। और हम क्या कह सकते हैं, BXY प्लस BYX इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन हो गई। दूसरा, हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी दी है 0.75। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम सीधे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय BXY प्लस 1 डिवाइडेड बाय BYX इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 0.75 दिया है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, BXY BYX आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम हमने ले लिया BXY BYX, तो यहाँ BXY 1 डिवाइडेड बाई BXY है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा BYX, और यहाँ क्या आ जाएगा BXY इज इक्वल टू 0.75। क्लियर, अब इसको ऊपर ले जा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो अगर हम लोग 2 BXY इंटू BYX कर दें, ठीक है ना, जो नीचे की वैल्यू हम ऊपर लाने के लिए बोले हैं, डिवाइडेड बाई BYX प्लस BXY इज इक्वल टू कितना दिया था 0.75 दिया था। फर्स्ट इक्वेशन में याद है ना, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी जो कि कितनी आई थी 2, तो 2 BXY इंटू BYX, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2, वो हम यहाँ पे पुट करें इज इक्वल टू 0.75। ये कट गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट, हमारे पास BXY इंटू BYX आ गया ना बेटा 0.75, तो R इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट BXY इंटू BYX, यही होता है। अब जब इसकी वैल्यू हमारे पास 0.75 है तो हम इसका अंडर रूट कर दें,
इसका अंडर रूट करने पे वैल्यू आ रही है 0.8660, दैट इज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C, 0.866। क्लियर है। देखो क्वेश्चन में हमसे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, दैट इज R, और अगर R का कैलकुलेशन करना है तो हमें इसका अंडर रूट करना होगा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 workers of a factory earn rupees 50,000 daily with variance of wage distribution as 100. The coefficient of variation of wage is, देखो अगर हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला ना पता हो तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्लियर। क्वेश्चन में बता रहा है कि कितने वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स, और हर दिन वो कितना अर्न करते हैं, 50,000। तो अगर हमें मीन निकालना है इसका तो मीन कितना आ जाएगा, 50,000, क्योंकि ये समेशन है, डिवाइडेड बाय 100 वर्कर्स दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन कितना आ गया बेटा 500। एंड विद वेरिएंस ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन एज 100, वेरिएंस कितना दिया है 100, हमें वेरिएंस की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, अंडर रूट की। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन की, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 100 दैट इज 10। तो देखो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 10, मीन हमने कैलकुलेट किया 500 इंटू 100, 0 कट गया 2, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा A, 2%। क्लियर। बस सब फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है प्रॉपर तरीके से तो बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 138 इज। अब देखो अगेन मीन डेविएशन का फॉर्मूला अगर याद है तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, अगर ना याद हो तो देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय n, एंड मॉड डी क्या है बेटा, डी मतलब होता है x माइनस मीन, मॉड का मतलब होता है कि ये साइन कुछ भी हो हम हमेशा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देखो x मेरे पास दिया है 138, अब d इज इक्वल टू x माइनस मीन हम पहले निकाल देते हैं तुम लोग के लिए। अब मीन देखो क्या होगा, मीन क्या हो जाएगा 1 + 3 + 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 12/3 दैट इज 4। हमारे पास जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, तो हम क्या करेंगे 1 - 4 इज इक्वल टू -3, फिर -1 एंड ये आ जाएगा बेटा 4। अभी देखो हमने बताया कि हमें वैल्यू चाहिए मॉड की, तो मॉड डी क्या हो जाएगा, मॉड डी मतलब ये -3 3 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा और 4 4 ही रहेगा, तो ये टोटल कितना आ गया बेटा 8। ठीक, तो मॉड डी हमारे पास कितना है, मॉड डी का समेशन 8 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3। बस आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.67, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, फॉर टू पॉजिटिव नंबर x1 + x2 40 है, x1 इंटू x2 कितना है 375। द रेंज इज, देखो रेंज मतलब हमें पता है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो दो नंबर दिया है इन दोनों का समेशन कितना है 40, तो एक इसमें से लार्जेस्ट होगा और एक इसमें से स्मॉलेस्ट होगा, यही होगा। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू दी है वो दी है x1 + x2 इज इक्वल टू 40, और x1 इज इक्वल टू 40 माइनस x2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x1 की वैल्यू रखेंगे, रखो यहाँ पे x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस x2 इज इक्वल टू 375 होगा। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, x2 की। देखो कैसे निकालेंगे, हमने लिखा था 40 माइनस x2 ब्रैकेट में x2 इज इक्वल टू 375, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या 40x2 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 375 होगा। अब देखो हम यहाँ पे माइनस साइन हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस 40x2, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये इधर लाएंगे माइनस, तो अब ये क्या कर देंगे प्लस 375 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे बेटा 25 और 15 के फॉर्म में तो इसको ऐड करने पे 40 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 375। सबको आता है ये वाला फॉर्मूला, x2 का स्क्वायर माइनस 25x2 माइनस 15x2 प्लस 375। ठीक, यहाँ से x2 कॉमन ले लो और यहाँ से 15 कॉमन ले लो। जब ये सॉल्व करेंगे ना तो इस पे हमारा
जो वैल्यू आएगा x2 का बेटा वो आएगा 25 एंड 15। क्लियर? x2 की वैल्यू किसी भी इसी इक्वेशन में रख दो x2 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू 15 आएगी या 25, क्योंकि दोनों का समीशन कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। ये मेरा पॉइंट क्लियर है। बस अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था रेंज। मान लो कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर x2 है 25 और x1 है 15, तो रेंज कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्लियर है? अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, अगर ये ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सो दैट हम उसको और फर्दर एक्सप्लेन करके समझा पाएँ। नेक्स्ट, लेट x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन x4 इज लेस देन x5। अगर x1 माइनस x2 दिया है, x2 x3 दिया है, x2 माइनस x3 दिया है, x3 माइनस x4 दिया है, x4 माइनस x5 दिया है, द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज। अब देखो, अगर हम लोग रेंज की बात करें बेटा, तो रेंज में हमें फॉर्मूला पता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये तो सबको पता है। अब यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्लियर है कि x5 की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ लार्जेस्ट है, और x1 की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जैसे, तो आप लोग क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो क्योंकि आपको लगता है ये टफ है। पर अगर सॉल्व करोगे ना तो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारे पास दिया है ना x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -3। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए बेटा और x5 की वैल्यू चाहिए। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3 लिखा है ना, तो हम माइनस x3 प्लस x2 कर दें इज इक्वल टू -4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस x2 माइनस x2 कट जाएगा। वैल्यू कितनी बची बेटा, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -7। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड को अब हम फोर्थ इक्वेशन के साथ जब इक्वेट करेंगे तो अगेन वही चीज़ करेंगे, -x4 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे x3 कट जाएगा, अब बचेगा x1 माइनस x4 इज इक्वल टू -9। क्लियर? तो ये मेरे पास था फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ इक्वेशन को और सिक्स्थ इक्वेशन को हम क्या करें बेटा, इक्वेट कर दें। देखो, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है x1 माइनस x4 इज इक्वल टू -9। अब यहाँ से अगेन हम यही करेंगे कि -x5 ले लें प्लस x4 ले लें, एक ही बात है, इज इक्वल टू -5। यहाँ से क्या होगा, x4 कट जाएगा, वैल्यू बची x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -14 आया। बट हमें पता है कि हमें x1 में से x5 माइनस नहीं करना है, x5 में से x1 माइनस करना है ना बेटा। तो बोथ साइड हम क्या करें, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो, मेरे पास वैल्यू आई x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -14। अब अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा क्या, -x1 प्लस x5 इज इक्वल टू +14 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x5 माइनस x1 इज इक्वल टू 14। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, A14 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो, सिंपली हमने बोला था कि भाई x1 और x5 ये दोनों लेना है, रेंज है तो x5 माइनस x1 निकाल लो, बस निकाल लिया x5 माइनस x1। क्लियर है? तो क्वेश्चन को एक बार ट्राई ज़रूर करना एग्जाम में, स्किप करने के पहले। क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछते हैं एग्जाम में। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स ईच अकरिंग ट्वाइस हैज़ अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले 8 इवन नंबर्स 2 बार अगर अकर कर रहे तो सिंपली कौन सी सीरीज हो गई बेटा, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। एक्स क्या ले सकते हैं, सारे इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हो गए 8 नंबर, पहले 8 इवन नंबर। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 2 2 2 2 2 2 2 2। क्लियर? तो अब देखो, सिंपली हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, ठीक। तो देखो, इक्वेशन हमने बना दिया बेटा, अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्या मीन हम लोग नहीं निकाल सकते, सबको तो आता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करना। ठीक, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना, देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके पूरा नहीं बता रहे हैं,
तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे समेशन एक्स की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू टोटल करने पे मेरी आ रही है 144 और समेशन एफ आ रहा है 16, ये खुद से करना है तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 9, दैट इज ए। क्लियर? नेक्स्ट, 3 perfect coins are tossed together, find the probability of getting 2 heads and 1 tail। हमेशा याद रखना कि एग्जाम में मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक आ सकता है। चलो पहले अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को बताते हैं कि एग्जाम में अगर 1 कॉइन आता है, 2 कॉइन आता है या 3 कॉइन आता है तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। क्लियर? अब देखो, अगर 1 कॉइन तुम टॉस करो बेटा तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो ये तो 1 कॉइन का हो गया। जब सेकेंड कॉइन का कैलकुलेशन करना होगा तो करना क्या, हेड और टेल है ना, तो इस तरीके से इधर लिखो हेड टेल, इधर लिखो हेड टेल, ठीक। फिर इस साइड हेड हेड कर दो, इस साइड टेल टेल कर दो। मतलब अगर हम 2 कॉइन साथ में फेंकें तो क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आ सकता है ना बेटा। अब थर्ड कॉइन के लिए क्या करो कि ये चारों वैल्यू पहले बैक टू बैक लिखो, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, लिखा। वापस से ये चीज़ एक बार लेफ्ट साइड लिखी, अब राइट साइड सेम चीज़ रिपीट कर दो। और ये आई कहाँ से, यही 4 वैल्यू हमने रिपीट की है। क्लियर? अब सब में एक बार हेड ऐड कर दो, एक बार टेल ऐड कर दो। मतलब अगर 3 कॉइन हम साथ में टॉस करेंगे तो सिर्फ यही प्रोबेबिलिटी आ सकती है। चाहे तो अलग अलग करके चेक भी कर लेना, हम तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 3 परफेक्ट कॉइन्स है तो 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 हेड 1 टेल यहाँ आ रहा है, 2 हेड 1 टेल यहाँ आ रहा है और 2 हेड 1 टेल यहाँ आ रहा है। बाकी सब में तुम लोग देख लो, किसी में भी 2 हेड हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ पे 2 हेड है भी तो 1 टेल नहीं है। क्लियर? तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा, 8 की प्रोबेबिलिटी थी, जिसमें से 3 बार ऐसी कंडीशन बनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3/8 को, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 0.375, दैट इज सी। क्लियर? नेक्स्ट, if the mean of 2x minus 10 is 40, the mean of 3x plus y is, अब मान लो y is equal to 2x minus 10 दिया है बेटा, तो मीन दिया है 40 is equal to 2x minus 10। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है इसका अगर मीन निकालना है, दैट इज y is equal to 3x plus 5, ये इसका मीन निकालना है। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली 25 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे 75 प्लस 5, तो मीन कितना आ गया 80। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 80। नेक्स्ट, इफ फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ए एंड बी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज। अब देखो कह रहा है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है A एंड B, तो सिंपली इक्वेशन क्या बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से बना है बेटा, क्योंकि हमारे पास ए और बी जो 2 इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो ये 1 है और ये 2, तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी 1/3। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा कि ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस मीन को, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ये d को रिप्रेजेंट कर रहा है, dx को। वैसे y भी क्या है, y नहीं है, ये है y माइनस मीन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy को। क्लियर? द फॉलोइंग डेटा आर गिवन, सम ऑफ प्रोडक्ट x एंड y 60, मतलब समेशन एक्स वाई कितना दिया है 60, और हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, समेशन dx dy इज इक्वल टू 60। आगे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x इज 125, मतलब समेशन ऑफ x स्क्वायर इज 125, और हम इसको क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 125। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y इज 80। अगेन देखो y स्क्वायर ऐसे तो लिखा है 80, बट एक्चुअली में ये किसको डिनोट कर रहा है, dy स्क्वायर को 80। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे r की वैल्यू हम रख सकते हैं dx dy, जैसा कि कार्ल पियर्सन में हमने पढ़ा था, अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर इनटू समेशन dy का स्क्वायर। यही है, सारी वैल्यूज दी हुई है। समेशन dx dy कितना दिया है बेटा, 60 दिया है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन
dx स्क्वायर दिया है 125 और समेशन dx dy स्क्वायर दिया हुआ है 80। बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 0.6। क्लियर है। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन 2, 4 एंड x इज 4। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड 36 इज। अब देखो अगेन यहाँ वही फॉर्मूला लगना है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू एक्स, और ये गिवन है 4। 4 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ बचा 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स का पावर 1/3। अब अगर हम दोनों साइड क्यूब कर दें, क्या बोला हमने, दोनों साइड क्यूब कर दे, तो ये क्यूब हो जाएगा 4 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स 3/3। ठीक, ये कट गया बेटा। अब जो मेरे पास वैल्यू बची वो कितनी है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू एक्स, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। क्लियर। अब इसमें देखो बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन हमसे किसका पूछा है, अंडर रूट एक्स इंटू 36 का, तो ये क्या है, ये 2 हो जाएगा। क्लियर। और हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8 इंटू 36, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 36 का देखो एलसीएम निकाल लोगे तो आ जाएगा 18 9 3 3, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। क्लियर है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये था 2 अंडर रूट 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कॉमन है और यहाँ से 2 स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, अंडर रूट हटा दिया, इंटू अंडर रूट में क्या रह जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे ये एक 2 एक्स्ट्रा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 12 अंडर रूट 2 दैट इज बी। क्लियर है। नेक्स्ट, सब फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं। फॉर 10 वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स इट इज गिवन दैट समेशन यू दिया हुआ है, समेशन यू स्क्वायर दिया है, वेयर यू इज इक्वल टू दिस, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, क्लियर, लेट्स से u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, ठीक, y की जगह यहाँ पे क्या दिया है, u दिया है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, दैट इज ओरिजिन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्केल से मतलब है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u इज इक्वल टू मॉड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास समेशन यू स्क्वायर दिया है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू निकाल सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन यू डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। होपफुली तुम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा। ये हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 25 दैट इज 5। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन u कितना आया, 5 आया। अब यहाँ से देखो हम इसको सेट करें, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 अपॉन 10, और हम कह सकते हैं 10u प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, इससे हमें मतलब नहीं है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10u हो जाएगा। और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड 10 स्टैंडर्ड डेविएशन u, मॉड 10 मतलब 10 ही रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन u कितना है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। बस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने बोला था, हमने निकाल दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। सब पे सिर्फ तुम लोग को 2 चीज़ याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है और एक सबकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, तभी जा करके स्टैटिस्टिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग के सितंबर 2020 अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करो। तुम लोग को लग रहा होगा सिर्फ थ्योरी आएगी स्टैटिस्टिक्स में, तो ऐसा नहीं है, देख लो थ्योरी नहीं आई है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ टॉय इज ₹120 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट। इफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज शोन बाय 90 डिग्री, द सम स्पेंट ऑन द अदर हेड इज। अब देखो आपने जब टॉय बनाया तो नो डाउट टॉय बनाने में
टोटल खर्चा आ रहा है 120, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट होगी, लेबर्स की भी कॉस्ट होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री। टोटल होता कितना है बेटा पाई डिग्री, पाई चार्ट 360 डिग्री। तो देखो सिंपली बोला क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की वैल्यू नहीं पता, बट हमारे पास क्या पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी 120। इस पे जब हमने 360 डिग्री अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 90 डिग्री, यही है ना। ये x क्या है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 360 और हम कह सकते हैं 4 एंड 30। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 30। ये रुपीज़ में है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 30 रुपीज़ आ रही है। टोटल कितना है बेटा, टोटल है 120 रुपीज़ टॉय का। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम स्पेंट ऑन द अदर हेड इज, अगर 30 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे लगाया गया तो बाकी हेड्स पे कितना लगाया गया, अदर हेड्स पे लगाया गया 90 रुपीज़। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा सी रुपीज़ 90। क्लियर। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर लेस देन सीरीज है तो ऊपर से ऐड किया गया होगा, और अगर ये मोर देन सीरीज होता तो ये नीचे से ऐड होता। क्लियर। तो अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, लेस देन 25 मतलब 20 से 25 कितना है फ्रीक्वेंसी 7। वैसे आप देखो 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40 एंड लास्ट हमारा क्या बनेगा बेटा 40 से 45। ये तो क्लियर है। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो ऊपर से ऐड हुआ होगा, तो अब हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस। तो पहला 7 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 17 माइनस 7 10, फिर इन दोनों को माइनस करो 6, इन दोनों को माइनस करेंगे 13 और इन दोनों को माइनस करेंगे 4। तो ये बेसिकली क्या आ गई फ्रिक्वेंसी। और मोड के लिए क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है हम उसी को कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्लास को लेंगे बेटा तो सीधे हम लोग क्या करें, मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि क्या है लोएस्ट लिमिट लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड दैट इज 13 डिवाइडेड बाय पहले की फ्रीक्वेंसी 6, 2 इंटू मोड वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 26 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 5। ये क्या है क्लास इंटरवल है। अब देखो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, देख तो ये आ रहा है 35, और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.1875। तो कायदे से इसका करेक्ट आंसर क्या है 37.1875, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ई कर लेना प्लीज़, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 37.1875। क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर अ शू मेकर विच मेजर इज मोर सूटेबल। देखो शू मेकर के लिए उसको सिर्फ नंबर पता करना होता है कि किसको कितना साइज का शूज़ आएगा, है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है मोड दैट इज सी। नेक्स्ट, if the sum of squares of difference between two ranks of 10 individual is 20, then the value of Spearman's rank correlation is। अब देखो अगर रैंक कोरिलेशन का तुम लोग को फॉर्मूला याद हो तो सिंपली 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1 था। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर दिया है बेटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं डी से, उसका स्क्वायर का समेशन कितना दिया हुआ है इज 20, और कितने इंडिविजुअल्स का 10 का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 10। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 100 तो 99। इसको सॉल्व करो देखो कितना आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.8787। तो उसको हम राउंड ऑफ कर दें 0.88 कर दें, दैट इज बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.75, मतलब आर कितना दिया है 0.75, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया है 4। फाइंड द कोवेरियंस। क्या हम इसका कोवेरियंस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला था कार्ल पियर्सन का, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरियंस ऑफ वाई। क्लियर। तो अगर हमारे पास वेरियंस नहीं भी दिया तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया है, आर कितना दिया है बेटा 0.75, को वेरियंस एक्स वाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अंडर रूट
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है ना कितना 5, तो कोवेरियंस कितना हो जाएगा 25। और वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 4, तो कोवेरियंस ऑफ y कितना हो जाएगा 16। बस आप इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे, क्योंकि इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, 20 इंटू 0.75 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 15। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मोर स्क्यूड। स्क्यूड की अगर बात करें, देखो अरिथमेटिक मीन दिया है, मोड दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अप्लाई करेंगे। तो इस पे हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लगाएंगे, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी सिंपली क्या हो जाएगा कि वो ही ज़्यादा स्क्यूड माना जाएगा। क्लियर। और हमने बुक में पढ़ा भी था कि इसकी वैल्यू वैसे थियोरटिकली +3 -3 तक जाती है, बट अगर प्रैक्टिकली बोलोगे तो रेयरली जाती है +-1 तक। ठीक। अब इसका फॉर्मूला याद होगा, स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो हर एक ग्रुप का हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ग्रुप का हम पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, बाकी सब ग्रुप का हम डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हो गया 27 - 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। वैसे ग्रुप 2, अब देखो 32 - 24 कितना होगा बेटा, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। ग्रुप 3 की बात करें, 10 - 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। एंड लास्ट देखो फोर्थ, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो 25 - 20 इज 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वही तो ज़्यादा स्क्यूड होगा ना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रुप 3। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीस ऑफ 35 पी पॉट्स इज एज गिवन बिलो। अब देखो नंबर ऑफ पीस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पी पॉट्स दिया हुआ है। द मीडियन नंबर ऑफ पीस इज, हमें क्या निकालना है बेटा, पीस का मीडियन नंबर निकालना है। तो बेसिकली ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ पीस ऑफ 35 पी पॉट्स दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो मीडियन के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, चलो इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। x मेरे पास क्या दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 दिया है। ठीक। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 2 3 10 12 5 3। हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2 5 ऊपर से ऐड करना होता है, 15 27 32 35। तो अब देखो अगर हमारे पास n है 35, दैट इज ऑड है, तो ऑड के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म लगाएंगे ना बेटा। तो ये हो जाएगा 36/2th टर्म, और हम कह सकते हैं 18th टर्म। तो देखो हमारे पास 18 कहाँ लाई कर रहा है, इस क्लास में लाई कर रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी मीडियन की 4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 4। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि जो डेली वेजेस है 30 वर्कर्स का ऑफ अ फैक्ट्री आर रिपोर्टेड एज फॉलोज। हमारे पास कुछ डिटेल दी हुई है और कुछ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है, विच वन इज अ ट्रू। हमें बताना ना कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे यहाँ प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सही है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ऐसे वर्कर्स है, टोटल वर्कर्स कितने 30, 5 ऐसे वर्कर्स हैं जो कम से कम 100 to 120 के बीच में वेजेस अर्न कर रहे हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ हमारे पास चारों ही ऑप्शन में पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। अच्छा, कह रहा है वेयर एज 10 वर्कर्स आर इन द मैक्सिमम रेंज ऑफ 160 to 180। मतलब 10 वर्कर किस रेंज में बेटा, 160 to 180, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ऑप्शन में, तो फर्स्ट कंडीशन तो चारों में फुलफिल हो रही थी, बट जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ 11 लोग हो गए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी कट जाएगा, और बाकी 3 में 10 हमारे पास मैक्सिमम दिया है, तो बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, आगे कह रहा है ओनली 4 वर्कर्स गेट वेजेस बिटवीन 120 to 140। 120 to 140 के बीच में कितने लोगों को मिल सकता है, मैक्सिमम 4, ओनली 4 बोला है। मतलब हमारे पास बी ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि इसमें 5 वर्कर को 120 to 140 मिला है। तो आंसर ए होगा या डी होगा। एंड रिमेनिंग वर्कर्स आर इन द रेंज ऑफ 140 to 160। देखो हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने थे बेटा, 30 थे। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में अब चूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ अगर नंबर ऑफ वर्कर्स देखोगे तो 10 + 10 20 25 29। तो यहाँ वर्कर्स कितने अलॉट हुए, 29। पर यहाँ लास्ट ऑप्शन में देखो 10 11 21 25 30
तो 30 वर्कर्स, जिसमें से देखो कम से कम 5 लोगों को 100 से 120 मिल रहा है, मैक्सिमम 10 लोगों को 160 से 180 के बीच में मिल रहा है, 4 लोगों को 120 टू 140 मिल रहा है और जितने भी बच गए उनको किस रेंज में लिया गया 140 टू 160। तो इसका करेक्ट आंसर सिंपली क्या हो जाएगा डी, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर है? इतना बड़ा क्वेश्चन देके एग्जाम में परेशान मत होना, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन हो जाता है, बस थोड़ा सा अपना माइंड वहाँ पे अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट 5 and 4 आर 40 and 50 रिस्पेक्टिवली। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ना ये दो वैल्यूज़ क्या दी हुई है, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है n1 5 और एक दिया है n2 4। n1 जब 5 दिया हुआ है तो यहाँ देखो सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ नंबर, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि समेशन x कितना है 40, समेशन x1 ले ले और समेशन x2 कितना है 50। यही ना बोला है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट 5 and 4 आर 40 and 50 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग समेशन को इस तरीके से मेंशन कर दिए। अब देखो मीन मतलब यहाँ पे कौन सा मीन कह रहा है बेटा, कंबाइंड मीन कह रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n1 मीन 1 x प्लस n2 मीन 2 x डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये बेसिकली कंबाइंड मीन की बात कर रहे हैं। अब देखो समेशन ऑफ x1 और n1 दिया है, समेशन ऑफ x2 n2 दिया है, तो इससे हम लोग मीन 1 निकाल सकते हैं बेटा 40 डिवाइडेड बाय 5 8 और मीन 2 भी निकाल सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5। बस सबकी वैल्यूज़ दी हुई है, आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, n1 दिया है 5 इंटू मीन ऑफ 1 दिया है 8 प्लस n2 था 4 इंटू जो हमने मीन 2 निकाला वो था 12.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग के पास आंसर आएगा 10, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी 10। यहाँ पे बस ये नहीं, जो सम ऑफ डेविएशंस दिया है इसको सम ऑफ डेविएशंस नहीं बल्कि समेशन ले लेना, मतलब जो समेशन मतलब टोटल होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर? तो ये सम ऑफ डेविएशन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज। अब देखो हमारे पास मीन नहीं गिवन है और हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया है बेटा 20 दिया है, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15, इसका मतलब ये रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया 5। क्लियर? तो अब देखो हमारे पास x कितना दिया है 5 7 9 11 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा 4 6, ये हमने फाइंड आउट की थी 5 5। अगर हमें मीन निकालना है तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट कर दें, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स। तो सिंपली सबके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट करो, 9 5 45 55। अब अगर हम लोग समेशन एफ एक्स का टोटल लेंगे तो समेशन एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है, समेशन एफ एक्स का टोटल आ रहा है 162, मतलब इसका टोटल, और इसका टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 8.1, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा डी 8.1। क्लियर है? अच्छा अब देखो ये जो हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं बेटा ये बहुत ही ट्रिकी भी थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से हमने वो लिए हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और एग्ज़ाम में भी जो तुम लोगों को लग रहा है कि स्टार्ट्स में तुम लोग को एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है और बिल्कुल थ्योरेटिकल पूछेगा, तो नहीं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा सितंबर 2020 अटेम्प्ट का ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसी पैटर्न पे अभी दिसंबर 2020 के लिए पेपर भी बनेगा। अगर आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो हम कभी भी नहीं बोलते हैं करने के लिए, बट अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।